चैप्टर 78। तभी नीति ने वर्कआउट रूम में दस्तक दी, पर अब्रम का ध्यान उस पर नहीं गया। वो अपनी एक्सरसाइज करता रहा। उसे इस तरह एक्सरसाइज करते देखकर कोई भी कहता वो एक्सरसाइज नहीं, अपना गुस्सा निकाल रहा है। वही नीति भी उसका ये रूप देखकर डर गई थी, पर फिर भी उसने अपने डर को अपने अंदर ही समेट लिया और धीमे कदमों से चलकर उसके पास गई। वो उससे कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। जब कुछ देर बाद भी अब्रम ने उसे नहीं देखा तो नीति मुंह बनाकर खाने की प्लेट टेबल पर रख कर उसके पास थोड़ा और पास आकर बोली, सुनिए सुनिए, हमें आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज अब्रम के कानों तक जा रही थी, पर फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे नीति की बात सुनाई ही ना दे रही हो। जब नीति ने देखा कि अब्रम उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा है तो उसने मुंह बना लिया और अपने हाथों को मसलते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगी। आस्था माँ ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, जाओ अपने पति को खाना ले जाओ, पर उन्हें कौन समझाए। मेरे पति को खाना नहीं, भाव खाने की आदत है। अब इतनी रात में हम भाव कहाँ से लाए। बोलते हुए वो रुकी, फिर अगले ही पल अपने सिर पर मारते हुए बोली, नीति तुम भी बागर बिल्ला के साथ रह रह कर उसके जैसी ही हो गई हो। भाव कोई सब्जी थोड़ी ना है जो बाजार में बिकेगी और तुम जाकर उसे खरीद लोगी। ये बोलकर उसने मुंह घुमाया और अब्रम पर नजरें गड़ाए उसे घूरने लगी। कुछ पल तक उसे घूरते रहने के बाद उसे अब्रम पर गुस्सा आ गया और वो अचानक से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर उसने पंचिंग को पकड़ लिया। अब्रम का पंच जो तेजी से पंचिंग बैग पर पड़ने वाला था, अचानक नीति के सामने आ जाने से उसका पंच नीति के चेहरे की तरफ तेजी से आया। वही नीति ये देखकर अवाक रह गई। उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। इससे पहले अब्रम का पंच उसके मुंह पर लगता, उसने अपने पंच को रोक लिया। उसके पंच और नीति के चेहरे के बीच की दूरी सिर्फ 5 सेंटीमीटर की थी। ये देखकर नीति की धड़कन और सांस दोनों ही तेजी हो गई थी। वही अब्रम भी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखे जा रहा था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया और वहां दोनों तेजी सांसें और धड़कनों की आवाज की सुनाई दे रही थी। नीति ने अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया और अब्रम की आंखों में देखते हुए बोली, आपको सुनाई नहीं देता ये हम समझते हैं, पर आपको दिखाई तो देता है ना। हम इतने बड़े नहीं दिखे आपको? अगर अभी हमें लग जाता तो? अब्रम बोला, दिखी तो इसलिए सही सलामत खड़ी हो, नहीं दिखती तो सीधे नीचे पड़ी होती। ये बोलकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और नीति की तरफ से घूम गया और फिर अब्रम अपने हाथों में बंधी पट्टी को खोलने लगा। तभी नीति उसके सामने जाकर बोली, आस्था माँ ने आपके लिए खाना भेजा है, खाना खा लीजिए। अब्रम ने उसे एक नज़र देखा और आगे जाते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, इसे वापस ले जाओ। नीति फिर उसके सामने जाकर बोली, हम नहीं जाएंगे, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। अब्रम जो पहले से बहुत गुस्से में थे, वो नीति की जिद देखकर उस पर बरसते हुए बोले, क्यों खाऊं मैं ये खाना? मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। जाओ जाकर उसे खिलाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसे तुम पसंद करती हो। मैं तो बहुत बुरा हूं ना, मुझे तो तुम पसंद भी नहीं करती, ना मेरे साथ रहना चाहती हो, फिर क्यों मेरे लिए खाना लाई हो? उसकी बात सुनकर नीति हैरानी में मुंह खोले आंख बड़ी किए उसे देखने लगी। अब्रम की बात सुनकर उसे अब समझ आ गया था कि वो उससे क्यों गुस्सा है। अब्रम काउच पर बैठ टॉवल से अपना पसीना पोंछ रहा था। तभी नीति फिर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी अब्रम उनने उसे देखते हुए कहा, नाउ व्हाट? नीति बोली, क्या आप हमसे इस
बात पर नाराज हैं? क्या आपको हमारी बातों का बुरा लगा है? अभी वो बोल ही रही थी कि इतने में ही अब्राहम उठ खड़ा हो गया और उसके पास जाकर बोला, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम हो कौन? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। नीति भी जिद पर अकड़ते हुए बोली, हम नहीं जाएंगे, पहले आप हमें बताइए। ना मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ना मुझे कुछ सुनाना है, मुझे अकेले रहना है। टर्टल, अब जाओ यहाँ से। अब्राहम को गुस्सा करते देख नीति उससे नजरें मिलाते हुए बोली, पर हमें आपसे बात करनी है और हम आपसे बात किए बिना कहीं नहीं जाएंगे, पर उससे पहले आपको खाना खाना है। अब्राहम उसे खुद का सामना करते देखकर उसे घूरने लगा। तभी नीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापिस से सोफे पर बैठा दिया। फिर खाने की प्लेट उठाकर उसके सामने ले गई और फिर खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, खाइए। वही अब्राहम उसे घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीति में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो उसका सामना कर रही है। ये सोचते हुए वो नीति को देख रहा था। तभी वो उसे देखते हुए बोला, इसे संगीत का असर कहते हैं। जब रोज आना एक ही चीज का सामना करना पड़े तो आदत हो ही जाती है, और अब हमें भी आपके गुस्से की आदत हो गई है, तो अब हम तो कहीं नहीं जाने वाले। आपको ये खाना खाना ही होगा, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। ये कहते हुए उसने खाने की एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दी। अब्राहम भी अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। तभी उसने धीरे से मुंह खोला और नीति ने जल्दी से उसके मुंह में खाना डाल दिया और फिर मन में ही खुद को शाबाशी देते हुए बोली, वहाँ नीति, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो बागड़ बिल्ले को संभालना सीख गई। वही अब्राहम भी उसे देखते हुए मन में बोला, तुम्हें तो मैं देख लूंगा टर्टल। नीति होठों पर मुस्कान लिए उसे खिलाए जा रही थी। अब्राहम को उसकी हंसी चिढ़ा रही थी। तभी उसने अचानक से नीति का हाथ पकड़ लिया तो नीति ने उसे असमंजस में देखने लगी। अब हमने क्या किया जो इन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया? खुद से ही बात करते हुए वो मुंह बनाकर अब्राहम की आंखों में देखे जा रही थी। वही अब्राहम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? नीति ने इस सवाल को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब्राहम के मुंह से इस तरह की बातें सुनना उसे हैरानी कर गया था और वो अपनी आंखों को बड़ा करे उसे हैरानी के साथ देखी जा रही थी। जब कुछ देर तक नीति ने कुछ ही नहीं कहा तो अब्राहम उसके हाथ को और भी मजबूती से पकड़ते हुए बोला, टर्टल, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। नीति अपने हाथ को उसे छुड़ाते हुए बोली, हमें आप जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। नीति ने आज जैसे ठान लिया था वो अब्राहम की बात का उल्टा ही जवाब देगी, इसलिए बिना अंजाम की परवाह किए हो अब्राहम के हर बात का जवाब दे रही थी। वही एक बार फिर उसकी बात सुनकर अब्राहम आग बुलबुला हो गया। उसने झटके से नीति को अपनी तरफ खींचा तो वह उसकी बाहों में जा गिरी। नीति उठने लगी तो अब्राहम ने उसे उठने नहीं दिया और उसके ऊपर झुककर उसे देखने लगा। बहुत हिम्मत नहीं आ गई तुम्हारे अंदर? अब्राहम उसे देखते हुए बोला। तो नीति उसकी बात सुनकर उससे नजरें मिलाते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं? मैं गूंगी बहरी हो जाऊं, हमेशा आपके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहूं? मैं आपकी गुलाम नहीं हूं जो आपकी सारी बात मानूंगी। नीति का उसे बराबर जवाब देना अब्राहम को चौंका गया था। उसने नीति को घूरते हुए कहा, टर्टल, तुम बाहर जाने के बाद कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? नीति उसे आगे बोलने का मौका दिए बिना बीच में ही बोली, तो आप क्या चाहते हैं? मैं अपना मुंह सी लूं? अब्राहम इस बार भी उसे घूरते हुए बोला, कॉलेज जाने से तुम्हारे ज्यादा ही पंख निकल आए हैं।
याद रखो, मैं तुम्हारे पंखों को काट सकता हूँ और तुम्हें कैद कर सकता हूँ। नीति बोली, ऑलरेडी आपने हमें कैद कर रखा है और कितना कैद करेंगे। आज नीति के पास अब्रम के हर बात का जवाब था और वो उसकी आंखों में देखते हुए उससे जवाब दे रही थी। अब्रम उसकी बात सुनकर उसे घूर रहा था। वही नीति उसे देखते हुए मन में बोली, बस कर नीति, अब आगे कुछ नहीं बोलना, ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हो तुम। बागड़ बिल्ले ने इतना सुन लिया, वही मेहरबानी है, कहीं अपने राक्षसी रूप में आ गए तो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। ये कहते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर वो अब्रम से डर रही थी, डर से उसका गला सूख गया था। वहीं अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी, आज मैं इसे काट कर ब्लैंकी को खिला ही देता हूँ। ये सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया। उसे खुद से डरते हुए देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराया। फिर वो नीति के हाथ को उसके होठों पर से हटाने लगा तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अब्रम का सामना करने में, पर उसकी सारी कोशिशें और एनर्जी सब अब्रम के बल के आगे थरी की थरी रह गई। नीति के दोनों हाथ अब्रम के हाथों में गिरफ्त थे और वो मुंह बनाकर बेचारगी से उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वही अब्रम ओटो को तिरछा कर बोला, गलती करोगी तो सजा मिलेगी ही। ये कहते हुए उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वही नीति उसे देखते हुए मन में बोली, आस्था माँ, आपने ये कहाँ फंसा दिया हमें। अब्रम जो उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था, उसे देखते हुए नीति बोली, आप बहुत बुरे हैं। अब्रम होठों को तिरछा कर बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूँ और अब तुम्हारे साथ बुरा करने वाला हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने अपने और नीति के बीच के फासलों को खत्म कर दिया। वही नीति उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती रही, पर जल्द ही वो थक कर उसके सामने हार गई। वही अब्रम उस पर हावी हो गया था। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे सजा दे रहा हो। उसके कान में बार बार नीति के कहे शब्द गूंज रहे थे। ये बात उसके माइंड से निकल ही नहीं रही थी कि वो उसे पसंद नहीं करती। जब वो अपनी पैशनेट किस से सेटिस्फाइड हो गया था, तब जाकर उसने नीति को छोड़ा। अब्रम गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था, तो वही नीति को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। वो तो अब्रम के पैशन का सामना ही नहीं कर पा रही थी। जब अब्रम उसे किस कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी सांसें ही रुक जाएगी। अगर 2 और मिनट अब्रम उसे नहीं छोड़ता तो वो उसके जुनून का सामना करते हुए बेहोश हो जाती। नीति ने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया क्योंकि अब उसका सिर दर्द होने लगा था। वो खुद को संभालते हुए उठकर बैठने लगी कि तभी वो आपस से काउच पर गिर गई। ये देखकर अब्रम ने उसे कहा, टाटा, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए स्ट्रांग बनने की कोशिश भी मत किया करो। ये कहकर उसने नीति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर अपने रूम में जाने लगा। नीति ने उसे गुस्से में देखते हुए अपनी बाहों का हार उसकी गर्दन में डाल दिया और मन में बोली, आपका नाम हमें बागड़ बिल्ला नहीं, हौसी दरिंदा रखना चाहिए। आज तक हमें किसी ने नहीं चूमा था, पर जब से आप हमारी जिंदगी में आए हमारी मर्जी के बिना अपनी मर्जी चलाते रहते हैं और जब तक हमें चूमते रहते हैं। कितने बुरे हैं आप। अब्रम ने उसे बेड पर लिटा दिया
और उसे देखते हुए बोला, सो जाओ टटा, कल तुम्हें कॉलेज जाना है। नीति उसे देखते हुए मन में बोली, सो जाए क्या, खाक सो जाए, नींद तो हमारी उड़ा दी आपने। ये सोच उसने इधर उधर मुंह घुमाना और अब्रम की तरफ पीठ कर लिया और फिर मन में ही गुस्सा करते हुए बोली, अब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, हमने सोच लिया, अब हम आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अगला दिन कॉलेज में नीति अपनी साइकोलॉजी की क्लास ले रही थी। वो प्रोफेसर कश्यप की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी प्रोफेसर कश्यप का ध्यान नीति की ओर गया और उसे इतना फाक्स देखकर उन्होंने नीति को खड़ा करते हुए उससे एक सवाल पूछा। तो उसने जल्दी से उनके पूछे गए सवाल का आंसर किया। ये देखकर प्रोफेसर कश्यप खुश हो गया और नीति को देखते हुए मन में बोले, चलो तुम VIP स्टूडेंट होने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी करती हो, मैंने भी तुम्हें बाकी के VIP स्टूडेंट की तरह समझ लिया, पर तुमने मेरी इस गलत फहमी को दूर कर दिया। गुड नीति। क्लासेस ओवर होने के बाद वे सभी क्लासरूम में से निकले लगे। नीति सोना और उसके दोस्तों के साथ बातें करते हुए चल रही थी। वहीं अलीसा अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए उनके पीछे ही आ रही थी कि तभी नीति का ध्यान अलीसा की बातों ने अपनी ओर खींच लिया और वो ध्यान लगाकर उसकी बात सुनने लगी। अलीसा अपने दोस्तों से बात करते हुए मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी अब्रम की फोटो को उन्हें देखते हुए बोली, देखो बीस्ट के बारे में फिर से आर्टिकल छपा है। तभी उसकी बात पर उसकी एक दोस्त ने कहा, तुझे आर्टिकल से क्या लेना देना, तेरा मेरा ध्यान तो बीस्ट को देखने में होगा। इस बात पर अलीसा की एक और दोस्त ने कहा, हाँ तूने सही कहा, वैसे भी अलीसा को पहली बार कोई पसंद आया है और वो भी एक बिजनेस टाइकून जिससे सब डरते हैं, जिसे पूरी दिल्ली बीस्ट के नाम से जानती है। अब्रम का जिक्र सुनते ही नीति के कदम खुद व खुद रुक गए। उसके अचानक रुकने से सोना और उसके दोस्त भी रुक गए। फिर नीति पीछे मुड़कर अलीसा और उसके दोस्तों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र अलीसा के हाथ में पकड़ी मैगजीन पर गई और फिर नीति ने बिना वार्निंग के अलीसा के पास जाकर उसके हाथ में पकड़ी मैगजीन को छीन लिया और अब्रम की फोटो को देखने लगी। ये देखते हुए नीति मन में बोली, तो हमारा शक सही था निकला, तुम हमारे बागर बिल्ले के बारे में ही बात कर रही हो। जहां नीति अब्रम की फोटो को देखकर रही थी तो वहीं अलीसा अचानक से उसके मैगजीन छीन लेने से नीति को गुस्से में घूर कर देख रही थी और तभी अलीसा उसके पास जाकर बोली, हु डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ में मैगजीन छीनने की, और तुम देख रही हो वो तुम्हारी औकात से बाहर है, समझी तुम। ये कहते हुए उसने नीति के हाथ से मैगजीन छीन ली। वही नीति गुस्से में आग बुलबुला होकर उसे देखने लगी तो अलीसा नीति को एटीट्यूड दिखाते हुए आगे बोली, तुम जानती भी हो कौन है ये बीस्ट, माइन बीस्ट, तुम तो उसके स्टेटस को भी मैच नहीं करती, फिर तुमने उसे देखने की भी हिम्मत कैसे की। अब क्या करेगी नीति, क्या वो अलीसा के ताने सुनकर रह जाएगी या देगी उसे कोई जवाब। क्या अब्रम कभी ये समझ पाएगा कि वो नीति को पसंद करने लगा है। जानने के लिए सुनते रहिए। उसकी बात सुनकर नीति ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और मन में बोली, इसकी तो ये चिकनी चुड़ैल खुद को समझती क्या है,
एक तो सरेआम हमारे बागड़ बिल्ला पर डोरे डाल रही है और हमारे बागड़ बिल्ले को अपना बता रही है। इसकी तो हम अभी बताते हैं। नीति गुस्से में आगे बढ़ी और जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुई कि तभी अलीसा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं, अब हटो मेरे सामने से। तभी अलीसा की एक दोस्त ने कहा, पुअर गर्ल। फिर उसकी एक और दोस्त ने कहा, बेचारी की शक्ल तो देखो, वाह गुस्सा आ रहा है। नीति को इस तरह परेशान करते देखकर सोना बीच में बोली, अलीसा तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो? अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता देती हूँ, जिसकी तुम बात कर रही हो उसे देखना और छूना तो तुम्हारी भी औकात से बाहर है। ये बोलकर सोना हंसने लगी। उसकी बात पर नीति को भी हंसी आ गई। वही अलीसा बुरी तरह चिढ़ गई। उसने सोना को घूरते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया कर बोली और दांत पीसकर बोली, यू सोना, तुझे तो मैं। अलीसा अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी सोना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ मुझे तो क्या अलीसा बोलो। सोना बोलते हुए फिर से हंसने लगी। तभी अलीसा की दोस्त ने उसका हाथ देते हुए कुछ कहना चाहा तो सोना ने उसे भी बीच में रोकते हुए कहा, तुम लोग अपना ये गटर जैसा मुंह खोलने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। वो बिष्ट है, नाम से ही नहीं कर्म से भी। उसके कारनामे हम सबने सुने हैं, पर वो अच्छा दिखता है इतना कि हर लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है। एंड आई एम श्योर उसकी पसंद अच्छी होगी, इतनी घटिया तो नहीं होगी। बोलते हुए उसने अलीसा की तरफ इशारा किया तो ये देखकर अलीसा और चिढ़ गई। फिर उसने सोना उस पर और गुस्सा करते हुए कहा, तुम तो बोलो ही मत कुछ सोना, तुम्हारा स्टेटस तो और भी नीचे है। स्कॉलरशिप से पढ़ रही हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो, हमारे बीच आओगी तो कॉलेज से बाहर निकाल कर फेंक दी जाओगी। उसकी बात सुनते ही सोना नर्वस हो गई। वो जानती थी अलीसा का स्टेटस कैसा है और वो तो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। उसे तो कोई भी वीआईपी स्टूडेंट जब चाहे अपनी पावर का यूज करके कॉलेज से बाहर निकलवा सकता था। इसलिए सोना चुप हो गई और अपने हाथों को वापस में रगड़ने लगी। वही नीति को अलीसा की ये बात बुरी लग गई थी और उसने अलीसा को धमकी देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है चिकनी चुड़ैल, तुम जो चाहे करवा सकती हो, तुम सोना के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। हम तुम्हें उनके हाथ कुछ गलत करने ही नहीं देंगे। अलीसा सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम मुझे रोकोगी, तुम्हारी इतनी औकात भी है? तो इस बात पर नीति बोली, तुम जब भी मुंह खोलती हो औकात की बात करती हो, तुम्हारी क्या औकात है बताओ हमें। तो अलीसा अपने बालों को झटकाते हुए एटीट्यूड में बोली, अलीसा सिंघल, मेरे डैड शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में गिने जाते हैं, तुम्हें सब जानते हैं। हाँ, जहां अलीसा अपनी पहचान बताकर और भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लगी थी तो वही नीति ने उसे देखते हुए ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसके लिए ये बात कोई मायने ही ना रखती हो। और फिर नीति ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तुम्हारे डैड को भी नहीं जानते। उसके बात पर जहां सोना और उसके दोस्त मुंह दबाकर हंसने लगी तो वहीं अलीसा ने उसे गुस्से में देखने लगी थी। तभी उनके बीच का ये कोल्ड वार और आगे बढ़ता कि तभी वहां सुमित आ गया और सबको एक साथ देखकर बोला,
हे गर्ल्स, तुम सब एक साथ यहाँ क्या कर रही हो? सुमित के पूछने पर सोना अलीसा को चिढ़ाते हुए बोली, हम एक गेम खेल रहे थे। तुम कौन हो? कौन? जिसमें नीति जीत गई। सुमित चौंक कर बोला, ओ रियली? तो फाइनली अलीसा को कोई हराने वाला इस कॉलेज में आ गया है। ये बोलते हुए उसने सोना को हाई फाई दिया तो सोना ने भी हाथ उठा दिया। अलीसा गुस्से में वहां से पैर फटक कर जाने लगी। तभी नीति ने उसके हाथ में मैगजीन को छीन लिया। अलीसा रुक गई और नीति को घूरने लगी। तभी नीति ने भी उसे घूर कर देखा और फिर अलीसा उसके हाथ से मैगजीन लेते हुए बोली, इसे वापस मुझे दो, ये मेरी है। पर नीति ने मैगजीन को कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अलीसा अपना जोर आजमा कर भी उसके हाथ से मैगजीन नहीं ले पा रही थी। एक मैगजीन के लिए दोनों को लड़ते देखकर सुमित ने मैगजीन लेकर कहा, आई थिंक ये मैगजीन कॉलेज की लाइब्रेरी की है, तो इसे लाइब्रेरी में होना चाहिए, जंग के मैदान में नहीं। मैं इसे वापस लाइब्रेरी में रख दूंगा। बाय गर्ल्स, बाय नीति। बोलते हुए सुमित ने उसे एक मुस्कान दी और फिर मैगजीन लेकर चला गया। अलीसा भी गुस्से में पैर पटक कर अपने दोस्तों के साथ चली गई। उनके जाते ही सोना और नीति दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उनके हंसने की आवाज अलीसा के कानों तक भी गई थी। उसने गुस्से में अपने मुट्ठी को बंद कर लिया और दांत पीसकर मैं दोस्तों से बोली, इन दोनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत हवा में उड़ रही हैं, इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। तभी अलीसा की एक फ्रेंड ने कहा, हाँ अलीसा, जब से नीति आई है सोना के भी पंख निकल आए, हर वक्त तुझसे उलझती रहती है। फिर उसकी दूसरी फ्रेंड ने कहा, कॉलेज में कुछ टाइम बाद एक फंक्शन होने वाला है, क्यों न उन्हीं फंक्शन में सबक सिखाया जाए। अपनी दोनों फ्रेंडों की बात सुनकर अलीसा हंसने लगी। वही उधर नीति अपनी और क्लासेस लेने के बाद लाइब्रेरी में पढ़ने चली गई। उसे बैठे हुए अभी 10 मिनट हुए थे कि तभी उसका फोन रिंग हुआ और लाइब्रेरी में छाई शांत अचानक से भंग हो गई। उसके फोन के रिंग होते ही सब उसे देखने लगे तो नीति ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और अपना फोन साइलेंट पर रख दिया। उसने जल्दबाजी में देखा ही नहीं कि कॉल किसकी है। वहीं उधर अब्रम ने अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए रूड टोन में कहा, टर्टल, तुमने मेरी कॉल कट करने की हिम्मत भी कैसे की? अपने फोन को उसने गुस्से में टेबल पे पटक दिया और फोन को घूरते हुए बोला, टर्टल, मुझे इग्नोर कर रही हो जो मुझे बिल्कुल पसंद रहे, पर तुमने मेरी कॉल कट क्यों की? क्या तुम क्लास में हो या फिर उस लड़के सुमित के साथ? ये सब सोचते हो अब्रम का दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसके कैबिन में नाक करके हर्षद अंदर आया। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो उसके बोलने से पहले ही अब्रम ने कहा, अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो तभी मुंह खोलना, वरना जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही हर्षद की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। वो अब्रम को गुस्से में देखकर इतना डर गया कि बिना कुछ कहे बाहर चला गया और बाहर आकर खुद से बोला, मैंने तो सुना था सब शादी के बाद बदल जाते हैं, गुस्सा कम करते हैं, पर बिस्ट को बदले भी नहीं और गुस्सा तो पहले ही से भी ज्यादा करने लगे। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हर्षद बोलते हुए सिर हिलाकर चला गया। जहां एक तरफ अब्रम नीति की वजह से गुस्से में था तो वहीं दूसरी तरफ अतीश सरमत की बात सुनकर शैतानों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहा था। समर्थ ने उसे वो सब बता दिया जो उसने कल रात देखा था। उसकी बात पर सतीश हंस रहा था। उसे हंसते देखकर समर्थ भी मुस्कुरा रहा था।
तभी सतीश ने हंसते हुए कहा, बिष्ट तुझ पर कभी कभी मुझे दया आती है। लोग दोस्त बनाते हैं और तू दुश्मन बनाता है, ये जानते हुए भी कि वो जशिष्ट ओम रावत का बेटा है, उसके बाद भी तूने उससे दुश्मनी मोल ली। ये कहकर उसने समर्थ की तरफ देख आगे कहा, समर्थ तुझे तो काम करने हैं, पहले पता कर आकाश रावत इस वक्त कहाँ है, क्या अभी भी बिष्ट की कैद में है या आज़ाद हो गया। और दूसरा काम तुझे ये करना है, बिष्ट ने आकाश रावत का किडनैप क्यों किया, उसकी आकाश रावत से क्या दुश्मनी है। उसकी बात पर सामर्थ ने सिर हिलाते हुए ओके सर कह दिया। वहीं उधर कॉलेज में नीति जब लाइब्रेरी से निकलकर बाहर आई तो उसने अपने हैंड बैग से फ़ोन निकालते हुए कहा, किसका फ़ोन आया था, हम तो देखे भी नहीं पाए थे। फिर उसने फ़ोन अनलॉक कर फ़ोन चेक किया तो अब्रम का नाम देखकर चौंक गई और डरते हुए बोली, हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया, बागड़ बिल्ला का फ़ोन कट कर दिया। वहीं वो गुस्से में ज्वालामुखी ना बनकर बैठे हों, क्या करें, उन्हें कॉल करें या नहीं, कहीं हम पर ही न फट जाए। फ़ोन देखते हुए नीति सोच रही थी। डिस्प्ले पर दिख रहा अब्रम का नाम उसे और डरा रहा था। तभी उसने अब्रम के नाम को देखते हुए आगे कहा, सबसे पहले तो हम उनका नाम बदल देंगे, उनका नाम देखकर हम और डर जाते हैं। और फिर ये कहते हुए वो अब्रम का नाम बदलने लगी। तभी वो रुक कर सोचते हुए खुद से बोली, अगर हम उनका नाम बदल देंगे तो फिर हम उनका नंबर किस नाम से सेव करेंगे। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद नीति फोन को देखते हुए बोली, हाँ, हम उनका नंबर बागड़ बिल्ला के नाम से सेव कर देते हैं। ये कहकर उसने अब्रम का नंबर बागड़ बिल्ला के नाम से सेव कर दिया। नीति के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। जब कॉलेज ओवर हुआ तो वो सोना के साथ बातें करते हुए कॉलेज से बाहर आ गई। दूर से टाइगर को नीति आते हुए दिख गई थी, पर जैसे ही उसकी नज़र नीति के बगल चल रही सोना पर गई तो उसे देखकर टाइगर का मुंह बन गया और उसने कहा, ये पागल लड़की क्वीन के साथ क्यों है, कहीं इसकी संगत का असर क्वीन पर भी न हो जाए, कहीं ये पागल लड़की अपने साथ क्वीन को भी न पागल कर दे। टाइगर बोलते हुए उन्हें देख रहा था। जब वे दोनों बातें करते हुए कार के पास आए तो नीति ने सोना को बाय कहा। तभी सोना ने उससे पूछा, तुम कैसे जाओगी। नीति ने टाइगर की तरफ देखते हुए कहा, हमारे भाई हमें लेने आए हैं, हम उनके साथ ही जाते हैं। बोलते हुए उसने टाइगर की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, वो देखो, वो रहे हमारे भाई। टाइगर उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। वो नीति के सामने सोना से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। सोना ने टाइगर को देखते हुए कहा, तुम्हारे भैया मुंह छुपाकर क्यों खड़े हैं। दोनों की बात टाइगर भी सुन रहा था। उसने सोना की बात सुनकर मन में कहा, पागल लड़की, मैं मुंह छुपाकर नहीं खड़ा हूँ, अपने गुस्से को कंट्रोल किए खड़ा हूँ। तुम्हें देखते ही मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वही नीति उससे बोली, अच्छा हम चलते हैं। सोना ने अभी ओके कह दिया और फिर नीति कार में बैठ गई। वहीं सोना की नज़र अभी भी टाइगर पर थी। वो बार बार उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। वहीं टाइगर बार बार अपना चेहरा घुमा रहा था। उसे खुद से छुपाते देखकर सोना खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने इन्हें पहले ही कहीं देखा है। बस एक बार इनकी शक्ल दिख जाए फिर कंफर्म हो जाएगा मैंने इन्हें कहाँ देखा है। सोना खुद से ही बात करते हुए अभी भी इसी कोशिश में लगी थी कि उसे टाइगर की एक झलक दिख जाए, पर टाइगर बड़ी ही चालाकी से उन
से अपना चेहरा दिखाए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर सोना गुस्से में पैर पटक कर बोली, सीट यार, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। वही टाइगर ने कार में साइड व्यू मिरर में सोना को देख रहा था। पागल लड़की, तुमसे तो मैं आराम से निपटूंगा। ये कहकर उसने कार स्टार्ट कर दिया और नीति को लेकर चला गया। वहीं उधर सतीश के ऑफिस में समर्थ ने सतीश का दिया हुआ पहला काम कर रहा था। वो सतीश को इसी के बारे में बात बता रहा था। सर, आकाश रावत इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैंने पता किया है, ज़्यादा इंजरी नहीं है, पर वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर है और चेहरे पर कुछ खरोचों के निशानी है। समर्थ की पूरी बात सुनकर सतीश ने कहा, क्या आकाश ने ये बताया कि उसका किडनैप किसने किया था? समर्थ बोला, नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर अपनी बात कहते हुए वो आगे बोला, पता तो हमें भी नहीं चलता तो मैं बिस्ट के बाउंसर को पहचानता था, वरना जितनी सफाई से बिस्ट ने इस काम को अंजाम दिया था, ओम रावत की सारी बात पूछते गुजर जाती, तब भी वो उसके बारे में जान नहीं पाता। उसकी बात पर सतीश ओठों को तिरछा करके बोला, सामर्थ, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। सामर्थ ने सुनकर सोचने लगा। उसे कहावत का मतलब तो समझ आ रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था सतीश ने ये किस बात पर कहा था। उसे सोच में डूबा देखकर सतीश बोला, क्या हुआ, समझ नहीं आया? सामर्थ ने न में सिर हिला दिया और सतीश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, जस्टिस ओम रावत अपने बेटे के किडनैप को ढूंढ रहा होगा। ऐसे में अगर कोई उनकी मदद कर दे तो वो उसके लिए आगे की बात को पूरा करते हुए सामर्थ बोला, तो वो शख्स जस्टिस ओम रावत के लिए उसका बैल विसर बन जाएगा। ये बोलते हुए वो भी मुस्कुरा रहा था। तभी सतीश ने डेस्क पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, तैयारी करो, मैं आज ही ओम रावत से मिलने जाऊंगा। समर्थ ने ओके सर कहा, चलो गया और चला गया। वहीं दूसरी तरफ अभ्रम अब अपने ऑफिस से बाहर आया। तब शाम के 5 बज रहे थे। वो अपनी कार में बैठने जा ही रहा था कि तभी उसका रिंग फोन हुआ। उसने अपना फोन देखा तो कॉल वसुंधरा की थी। कॉल पिक करते हुए वो कार में बैठ गया। वसुंधरा से बात करते हुए अभ्रम बिला आ गया। वो कार से निकलकर अंदर जाने लगा। तभी हाल में उसे आस्था मिल गई। आस्था अभ्रम को देखते ही उससे कुछ कहने को हुई कि तभी अभ्रम उन्हें उसे रखते हुए कहा, आस्था आंटी, मेरी कॉफी रूम में ले आइए। ये बोल कर वो अपने रूम में चला गया। वहीं आस्था उसे जाते हुए देखकर बोली, हे भगवान, नीति की रक्षा करना। वहीं जब अभ्रम अपने रूम में आया तो नीति उसे काउच पर बैठी दिखी। उसे देखते ही अभ्रम की आंखें बड़ी हुई। नीति के माथे से खून निकल रहा था। उसकी गर्दन पर कटे का निशान लगा हुआ था। नीति के हाथ पर भी खरोच लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे सिसक रही थी। टाइगर उसके बगल में खड़ा था और डॉक्टर नीति का ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये सब देखकर अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लिया और उनके पास आकर अपनी कर्कश आवाज में बोला, ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ नीति के साथ? उसे इतनी चोट कैसे आई है? अब क्या करेगा अभ्रम नीति और टाइगर के साथ? क्यों मिलना चाहता है सतीश खन्ना जस्टिस ओम रावत के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए।